गाइस गुड इवनिंग। तो गाइस ये विज़न की 1 जुलाई की डेली करंट अफेयर्स की मैगज़ीन है। कल थोड़ा बिजी थी इसलिए मैगज़ीन नहीं ले पाई, इसलिए मैं आज इसको अपलोड कर रही हूँ। तो चलिए हम आज की फर्स्ट न्यूज़ स्टार्ट करते हैं। पीएम लॉन्च स्कीम टू स्ट्रेंथन द माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, मतलब हम एमएसएमई सेक्टर को किस तरह से स्ट्रेंथन कर सकते हैं, उसके लिए पीएम ने कुछ स्कीम्स को लॉन्च किया है। तो ये गाइस ये जो हमारी न्यूज़ है इकोनॉमी और सोशल इशूज़ के अंदर कवर होगा। तो पीएम ने अभी उद्यमी भारत प्रोग्राम में पार्टिसिपेट किया है और उसके अंदर एमएसएमईज़ के लिए कुछ की इनिशिएटिव्स को लॉन्च किया है। एमएसएमई सेक्टर जो हमारा इंडिया के जीडीपी को 30% कंट्रीब्यूट करता है और एमएसएमई 48% एक्सपोर्ट्स को कंट्रीब्यूट करता है और मैन्युफैक्चरिंग इनके द्वारा 45% होता है। और अगर हम एम्प्लॉयमेंट देखें तो 11.1 करोड़ जॉब्स प्रोवाइड करता है थ्रू 6.34 करोड़ एंटरप्राइजेस। ठीक है, तो इतनी हमारी एंटरप्राइजेस हैं, इंडस्ट्रीज़ हैं। ठीक है, तो कौन कौन सी इनिशिएटिव हम पढ़ सकते हैं। सबसे पहले है रैम्प स्कीम। तो ये सभी स्कीम्स के बारे में पता होना चाहिए। देखो डायरेक्ट आपसे पूछ सकते हैं कि रैम्प स्कीम किससे रिलेटेड है। अगर आपको उसकी फुल फॉर्म पता होगी दैन फिर भी आपको पता हो कि हाँ एमएसएमई सेक्टर से रिलेटेड है, लेकिन अगर आपको उसकी फुल फॉर्म नहीं पता होगी तो यू कांट डू द क्वेश्चन। ओके, तो ये है रेजिंग एंड एक्सेलरेटिंग एमएसएमई परफॉर्मेंस स्कीम। इसके अंदर हमें क्या करना है, एमएसएमईज़ की कैपेसिटी को स्केल अप करना है, कवरेज को बढ़ाना है और साथ में जो एग्जिस्टिंग एमएसएमई स्कीम्स हैं उनको और ज़्यादा एनहेंस करना है। ठीक है, इसके अलावा हम क्या करेंगे, जो भी आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंदर जो भी स्कीम्स हैं उसको इसके अंदर कॉम्प्लीमेंट करेंगे। जैसे ऑफकोर्स जो हमारी इनोवेशन, क्योंकि आपने देखा कि इंडिया का कहीं ना कहीं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पीछे है। क्यों? क्योंकि टेक्नोलॉजी उतनी अच्छी नहीं है। तो इसलिए हमें सबसे पहले इनोवेशन वहाँ पे अच्छी करनी है। जो भी हम किस तरह से और न्यू बिजनेस को अंदर एम्प्लॉय कर सकते हैं या और स्टार्ट कर सकते हैं एंटरप्रेन्योरशिप, उनको हमें क्या करना है, स्केल अप करना है। नेक्स्ट है कैपेसिटी बिल्डिंग को फर्स्ट टाइम एमएसएमई एक्सपोर्टर स्कीम। मतलब कि इसमें हम क्या कर रहे हैं, हमें उन एमएसएमईज़ को इंकरेज करना है कि वो अपने प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज को ऑफर करें ऑफ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स। ठीक है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के अगर वो ऑफर करेंगे तो इंटरनेशनल मार्केट में उनके प्रोडक्ट्स को ज़्यादा असेस मिलेगा। ठीक है, क्योंकि उनकी ऑथेंटिसिटी ज़्यादा होती है। इससे क्या होगा, इंडिया की जो एमएसएमईज़ है वो ग्लोबल वैल्यू चेन में ज़्यादा ज़्यादा पार्टिसिपेट करती हैं। ठीक है, और अपने एक्सपोर्ट पोटेंशियल को ज़्यादा रियलाइज़ कर सकती हैं। फाइन। नेक्स्ट है न्यू फीचर्स ऑफ द प्राइम मिनिस्टर्स एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। देखो इसके अंदर हमें क्या करना है, जो भी अभी तक जितने भी प्रोजेक्ट में मतलब प्रोजेक्ट चल रहे हैं जो भी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से रिलेटेड है उनकी कॉस्ट को हमने बढ़ाया है। ठीक है, जो अभी तक 25 लाख का प्रोजेक्ट था तो उसको बढ़ा के 50 लाख कर दिए हैं। ठीक है, और सर्विस सेक्टर में हमने क्या किया है, जो पहले 10 लाख का प्रोजेक्ट हम इशू करते थे उसको 20 लाख कर दिए। ठीक है, तो इसमें हमने मैक्सिमम प्रोजेक्ट कॉस्ट को इंक्रीज़ किया। इसके अलावा हमने क्या करना है, कुछ इसके अंदर हमने एप्लीकेंट्स को इंक्लूड किया है जो एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट से या ट्रांसजेंडर से रिलेटेड है। ठीक है, इन स्पेशल कैटेगरी एप्लीकेंट्स फॉर अवेलिंग सो दैट वो हायर सब्सिडीज़ अवेल कर सकें। इसके अंदर क्या है कि देखो ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है, मतलब की बात है कि जो इसकी खादी एंड विलेज एक इंडस्ट्रियल को है एजेंसी है, वो एक उसकी नोडल एजेंसी है। ठीक है, तो गाइस आज आपका क्या काम है, आपको केवीआईसी के बारे में पढ़ना है। थोड़ा एक बार गूगल करो कि कब सेटअप हुआ है, ठीक है, किस तरह की बॉडी है। ठीक है, तो इसकी नोडल एजेंसी केवीआईसी है जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करती है टू अनएम्प्लॉयमेंट यूथ, उनको असिस्ट करके कि किस तरह से अपने नॉन फार्म सेक्टर में माइक्रो मतलब छोटे लेवल पे आप घर लेवल पे एंटरप्राइज कैसे सेटअप कर सकते हो। इससे रिलेटेड न्यूज़ क्या है, 140 ट्राइबल यूथ को अभी विलेज इंजीनियर्स में टर्न किया गया है और उनको स्किल सर्टिफिकेट्स भी दिए गए अंडर द रूरल ट्राइबल टेक्निकल ट्रेनिंग और ग्रामीण उद्यमी प्रोग्राम। ठीक है, इसके अलावा एक पायलट प्रोजेक्ट चल रहा है अंडर द संसदीय संकुल परियोजना, जिसको काफ़ी स्टेट्स में लॉन्च किया गया इंक्लूडिंग मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ एंड ओडिशा। फाइन। नेक्स्ट न्यूज़ है इंडिया वुड नॉट बी पावर इट डिजर्व्स टू बी विदाउट अ स्ट्रॉन्ग मैरीटाइम सिस्टम, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। तो कहीं ये जो हमारी न्यूज़ है कहीं ना कहीं डिफेंस सेक्टर में कवर होगी। अभी क्या है कि अगर इन्होंने बोला कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ने बोला कि अगर हमारा इंडिया का मैरीटाइम सेक्टर अच्छा नहीं हो तो इंडिया पावर नहीं बन सकती है ना। लाइक जैसे यूएस एक पावर है, चाइना भी पावर बन रही है, रेजिंग पावर है, तो इंडिया तब तक पावर नहीं बन सकती जब तक वो अपना मैरीटाइम सिस्टम को स्ट्रेंथन ना कर सके। ठीक है, तो अभी क्या है, तो अभी क्या जो मतलब कि जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र है उन्होंने क्या किया, अभी मल्टी एजेंसी मैरीटाइम सिक्योरिटी ग्रुप को इनॉग्रेट किया है। तो उसमें नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र ने हाईलाइट किया है कि कितना ज़्यादा इंडियन ओशन रीजन में कॉम्पिटिशन बढ़ रहा है और डिफरेंट कंट्रीज़ के जो इंटरेस्ट हैं वो भी क्लैश हो रहा है और जिसकी वजह से लड़ाइयाँ भी हो रही हैं। ये मीटिंग चेयर की गई थी बाय द नेशनल मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर के द्वारा, जिसके अंदर 13 कोस्टल स्टेट्स, ऑफ कोर्स आपको पता है इंडिया की कितनी कोस्टल स्टेट्स हैं, उनके सभी और यूनियन टेरिटरीज के लोग इकट्ठे थे, इंडियन नेवी और सेवरल सेंट्रल एजेंसीज भी थी। ठीक है, एनएमएससी दैट इज़ द नेशनल मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर क्या काम करता है, मैरीटाइम सिक्योरिटी के अंदर जितनी भी एजेंसीज इन्वॉल्व है उनके अंदर कोऑर्डिनेशन बना के रखता है और मैरीटाइम जो भी रिलेटेड इशूज़ हैं उनको भी सब देखता है।
ठीक है। अब मैरीटाइम सिक्योरिटी इंडिया के लिए क्या इंपॉर्टेंस है? सबसे पहले क्या है, ये एक हमारे क्योंकि सिक्योर करती है, जो सी के थ्रू जो भी कम्युनिकेशन है, ठीक है, किसी भी वे में उसको सिक्योर करके रखती है। क्योंकि इंडिया का जो 70% ट्रेड है वो सी से होता है, इंक्लूडिंग वाइटल क्रूड ऑयल इज ट्रांसपोर्टेड थ्रू द सी। इसके अलावा जो थ्रेट्स हैं, चाहे वो पायरेसी का है, इलीगल माइग्रेशन हो रहा है, वेपन की स्मगलिंग हो रही है, टेररिस्ट अटैक्स हो रहे हैं, एनवायरमेंटल कैटास्ट्रोफ हैं, उनको भी डील करता है। इसके अलावा जो चाइना जो ग्रो कर रही है, अपनी मोनोपोली बढ़ा रही है इंडियन ओशन रीजन से, उसको भी चेक करता है। अब इंडिया ने क्या इनिशिएटिव लिए क्या है? प्रधानमंत्री का विजन है सागर, वेरी इंपॉर्टेंट, काफ़ी बार पढ़ रहे हैं, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ ऑफ ऑल इन द रीजन। मतलब इंडिया क्या चाहती है, कोई लड़ो ना किसी रीजन को लेके, सब अपने आप को ग्रोथ करो उस रीजन से और सिक्योर रहो, ठीक है। कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव जो इंडिया, मालदीव, श्रीलंका, मॉरिशस इसके मेंबर्स हैं, इसका भी ये काम है कि हमें मैरीटाइम डोमेन में कोऑपरेट करना है। कोलैबोरेशन स्टार्ट की गई है थ्रू मल्टीलेटरल फोरम, जैसे इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन, इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव के द्वारा। इसके अलावा हम किस तरह से अपने नेवी फ्लीट को मॉडर्नाइजेशन करना, इंक्लूडिंग सबमरीन एयरक्राफ्ट करिए, ठीक है। तो अब आप देख रहे हो कि किस तरह से हमारे लिए, इंडिया के लिए मैरीटाइम सेक्टर इंपॉर्टेंट है और ऑलरेडी इंडिया ने क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए गए हैं। फाइन। नेक्स्ट न्यूज़ है, मॉडिफाइड पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल प्लेसेस 3 फॉरेन सैटेलाइट्स इनटू द ऑर्बिट। तो गाइस ये जो हमारी न्यूज़ है साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। तो गाइस अभी क्या है, देखो हमारे पास डिफरेंट हमारे लॉन्च व्हीकल्स होते हैं, जैसे एक SSLV हो गए, स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, एक होता है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स होते हैं, एक होती है GSLV जो बहुत ज़्यादा भारी मतलब व्हीकल्स को लॉन्च करता है, जैसे हमारे चंद्रयान वगैरह मिशन हुए, ठीक है। तो PSLV के 55th मिशन, दैट इज़ अ PSLV C-53 को सक्सेस इस व्हीकल ने, देखो ये क्या करता है, लॉन्च करता है सैटेलाइट्स को, ठीक है। तो एक व्हीकल है, जैसे कार एक व्हीकल है, वो आपको इधर से उधर ड्रॉप करता है, ठीक है, दूसरे सैटेलाइट्स को लॉन्च करता है। तो इसने 3 सिंगापुर की सैटेलाइट्स को लॉन्च किया है अपने सेकंड कमर्शियल मिशन ऑफ न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। अब काफ़ी बार हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड है क्या, ये इसरो की कमर्शियल नाम है। कमर्शियल मतलब इधर उधर बेचती है चीज़ों को, और किस तरह से जो इंडिया के इंडस्ट्रीज जो भी स्पेस सेक्टर में इन्वॉल्व हैं उनको हाई टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करती है, ठीक है। NSIL is the commercial arm of ISRO with primary responsibility of enabling Indian industries to take up high technology space related activity। इसके अलावा ये सैटेलाइट्स को ऑर्बिट में तो रखती है। इसरो ने ऑलरेडी क्या किया, सक्सेसफुली PSLV ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंटल मॉड्यूल को भी सक्सेसफुली लॉन्च कर दी गया, जो एक प्लेटफॉर्म है, जो मतलब अब इस प्लेटफॉर्म के थ्रू क्या, ये एक तरह का प्लेटफॉर्म है, इसके अंदर क्या होएगा, अब उसको ऑर्बिट में रख दिया तो उस ऑर्बिट के अंदर कुछ साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स हो सकते हैं, ठीक है। PSLV का एक 4 स्टेज लॉन्च व्हीकल है। फर्स्ट एंड थर्ड स्टेज सॉलिड होते हैं, सेकंड एंड 4th स्टेज लिक्विड होते हैं, ठीक है। तो ये 4 स्टेज है, मतलब लिक्विड है, ठीक है, जहाँ पे जो पहले 3 स्टेजेस फॉल बैक इनटू द ओशन और फाइनल स्टेज पहुंच गया स्पेस पे, ठीक है। 4 स्टेज को मिशंस में यूज़ कर सकते हैं जहाँ पे लोड थोड़ा सा कम होता है, ठीक है, और जो स्टार्टअप्स की ग्रोइंग डिमांड उसको पूरा कर सकते हैं, एंड स्टूडेंट एंड साइंटिफिक कम्युनिटी। अब ये जो POEM है, दैट इज़ द PSLV ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंटल मॉड्यूल, इसका एक नेविगेशन गाइडेंस एंड कंट्रोल सिस्टम है, जो एक प्लेटफॉर्म ब्रेन, मतलब इस प्लेटफॉर्म का ब्रेन की तरह एक्ट करेगी, सो दैट कुछ एक्यूरेसी चीज़ें लेके आ सको, ठीक है। ये अपनी पावर कहाँ से लेता है, फ्रॉम माउंटेड सोलर पैनल्स एंड लिथियम आयन बैटरी, ठीक है। PSLV ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, 3rd जनरेशन लॉन्च व्हीकल इंडिया का। फर्स्ट जो इंडियन लॉन्च व्हीकल था उसको लिक्विड स्टेजेस का इक्विप्ड किया गया था, ठीक है। ये इसका जो कितना पेलोड ये कैरी कर सकते हैं, 1750 kg टू SS सन सिंक्रोनस पोलर ऑर्बिट। देखो इस डिफरेंट पोलर ऑर्बिट होते हैं, एक जियो सिंक्रोनस होते हैं, ठीक है। वो डिपेंड करता है कि वो अर्थ के ऑर्बिट के किस रोटेशन में घूम रहे हैं, पैरेलल घूम रहे हैं, परपेंडिकुलर घूम रहे हैं, उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो 600 सन सिंक्रोनस पोलर ऑर्बिट के अल्टीट्यूड पे घूमता है। PSLV को यूज़ किया जाता है टू लॉन्च वेरियस सैटेलाइट्स इनटू द जियो सिंक्रोनस एंड जियो स्टेशनरी। तो अभी मैंने बताया ना, तो जियो सिंक्रोनस और जियो स्टेशनरी ऑर्बिट्स में अगर आपको सैटेलाइट लॉन्च करें तो उसमें भी यूज़ किया जाता है, ठीक है। ये नहीं कि सिर्फ सन सिंक्रोनस में यूज़ किया जाता है, मोस्टली इसमें किया जाता है। फाइन। नेक्स्ट न्यूज़ है, RBI रिलीजेज द 25th फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, ठीक है। ये इकोनॉमी में कवर होगी। अभी का जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट है, ये बाई एनुअल रिपोर्ट है, जो मतलब साल में 2 बार होती है, जो हमारी ये बताता है कि हमारी इंडिया की फाइनेंशियली स्टेबिलिटी कितनी अच्छी है, या अगर है तो अच्छी बात है, नहीं है तो क्या रिस्क हैं, और किस तरह से इंडिया अपने फाइनेंशियल सिस्टम को रेजिलिएंट बना सकता है। रेजिलिएंट का मतलब कई बार डिस्कस किया, आप रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर पढ़ते हो, हर चीज़ रेजिलिएंट पढ़ते हो। रेजिलिएंट का मतलब कि अगर कल को कोई डिजास्टर आ भी जाता है तो उसको आप कितनी जल्दी रिकवर कर सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले हाईलाइट्स किया कि बैंकिंग सिस्टम्स क्या कर रही हैं, कुछ मैक्रो शॉक्स को एब्जॉर्ब कर सकते हैं विदाउट फर्दर कैपिटल। मतलब कि अब हमारा बैंकिंग सिस्टम इतना स्टेबल है कि अगर थोड़ा हाई लेवल पे भी अगर शॉक आ जाए तो वो उसको एब्जॉर्ब कर सकती है बिना हम उसको कैपिटल हेल्प पे दिए, हाईलाइटेड बाय द सेवरल इंडिकेटर्स
क्या क्या इंडिकेटर है? जो कैपिटल टू रिस्क वेटेड रेशियो है वो शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स की बड़ी है 16.7%। इसके अलावा जो शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स की जो ग्रोस नॉन परफॉर्मिंग एसेट है, ठीक है, वो 6 ईयर पिछले 6 साल से सबसे कम हुए हैं, जो कि रिड्यूस होके 1.7% हो गया, विच इज़ मतलब बहुत अच्छा है, ठीक है। एंड नेट जो एनपी है वो 1.7% हो गया और जो ग्रोस है वो 5.9% हो गया। अब गाइस देखो, अब आप मुझे बोलोगे कि मैम अच्छे से नहीं पढ़ाती, हर चीज़ इलेबोरेट नहीं करती। अब गाइस मैं हर बार नॉन परफॉर्मिंग एसेट हर बार तो नहीं मैं उसको डिफाइन कर सकती ना, क्योंकि मैं जितनी बार भी न्यूज़ पढ़ाती हूँ मैं नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स को मैक्सिमम क्या करती हूँ, उसको बताती हूँ कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट होता क्या है या फिर कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशो होता क्या है, ठीक है। अब कोई पहली बार देखेगा तो उसको लगेगा यार नहीं मैम तो अच्छे से बता ही नहीं रही है, लेकिन अगर कोई मेरी वीडियो रेगुलर देख रहा है तो उसको पता होगा कि मैंने कितनी बार नॉन परफॉर्मिंग एसेट या कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशो इन सब टर्म्स को मैंने अच्छे से ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। तो थोड़ा रेगुलर रहो, अगर आप वीडियो डेली देखते हो तभी आपको पता चलेगा कि हाँ मैं टर्म्स को ऑलरेडी काफ़ी बार डिस्कस कर चुकी हूँ, ठीक है। इसके अलावा जो प्रोविजनिंग कवरेज रेशो उसको वो भी इंक्रीज़ हुई है, जो पहले 67.6% थी वो बढ़ के 70.9% हो गई है, ठीक है। अब देखो इसमें सब कुछ फिर बता दिया है। कैपिटल टू रिस्क वेटेड रेशो देखो वही होती है कि आपके पास कितनी कैपिटल है, सपोज करो 100 रुपये हैं, उसमें से आपके 20 रुपये रिस्क पे हैं, तो आपकी कैपिटल टू रिस्क वेटेड रेशो कितनी होगी, 20 रुपये 100। ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट क्या होते हैं, इसके अंदर जो भी अभी तक आपके लोन्स हैं, जैसे आपने बैंक से लोन लिया, ठीक है, 3 साल का लिया, 3 साल बाद भी पैसे नहीं दिए, ना तो 1 करोड़ पे दिए और उसके ऊपर जो इंटरेस्ट है वो भी नहीं दिया, 3 महीने तक नहीं दिए, 30 डेज तक नहीं दिए ऊपर, तो वो मानते हैं कि वो नॉन परफॉर्मिंग एसेट में कवर होगी, ठीक है। इट इज़ द अमाउंट ऑफ ऑल द लोन्स डिफॉल्टेड ऑन बाय पीपल हु हैव रिसीव्ड लोन्स फ्रॉम द बैंकिंग इंस्टीट्यूशन। नेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट क्या होते हैं, ठीक है, इट इज़ अ सम दैट इज रियलाइज्ड आफ्टर द अमाउंट ऑफ द प्रोविजन हैज़ बीन डिडक्टेड फ्रॉम द ओवरऑल एनपीएस, ठीक है। प्रोविजनिंग कवरेज रेशियो क्या होता है, इट इज़ द रेशियो ऑफ प्रोविजनिंग टू द ग्रोस नॉन परफॉर्मिंग एसेट इंडिकेटिंग द एक्सटेंट ऑफ द फंड्स अ बैंक हैज़ केप्ट असाइड टू कवर द लोन लॉसेज। देखो इसमें हम क्या करते हैं, देखो जो नेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट है वो तो है ही, सॉरी जो ग्रोस नॉन परफॉर्मिंग एसेट है वो तो है ही, लेकिन इसमें बैंक क्या करता है पहले ही कुछ पैसा परे रख लेता है कि अगर कल को लोन बंदे ने नहीं चुकाया तो कितना इंडिकेट मतलब एक्सटेंट में लॉस हो सकता है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं प्रोविजनिंग कवरेज रेशियो, ठीक है। अब क्या फिनटेक इंडस्ट्री को ज़रा देखते हैं, तो इधर क्या है कि अगर हम हैव डेमोक्रेटिक एक्सेस टू ऑर्गेनाइज फाइनेंस, बट इसकी वजह से फिनटेक इंडस्ट्री क्योंकि बहुत ज़्यादा बढ़ रही है फाइनेंशियली, लेकिन इसकी वजह से कुछ इंस्टेबिलिटी रिस्क भी आ सकते हैं टू ब्रॉडर फाइनेंशियल सिस्टम, बिकॉज इसमें न्यू रिस्क आ रहे हैं, जैसे साइबर सिक्योरिटी आ गई, डाटा प्रिवेसी होगी, कंज्यूमर प्रोटेक्शन ईजन। क्रिप्टो एसेट्स में देखा तो क्रिप्टो करेंसी की वजह से टाइम के साथ इंस्टेबिलिटी भी आ सकती है, डॉलराइजेशन भी हो सकता है, मतलब कि फॉरेन मनी हमारी डोमेस्टिक मनी को रिप्लेस कर सकती है, बिकॉज ये पैरेलल करेंसी सिस्टम को क्रिएट करते हैं, जिसकी वजह से जो हमारी इंडिया की खुद की सॉवरेंटी होती है वो सॉवरेन कंट्रोल अंडरमाइन हो जाता है ओवर द मनी सप्लाई, इंटरेस्ट रेट एंड मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, ठीक है। इसके अलावा सेंट्रल बैंक बैक डिजिटल करेंसी, ये क्या होता है, इट इज़ अ शिफ्ट अवे फ्रॉम द बैंक डिपॉजिट टू सच इंस्ट्रूमेंट, जो क्या कर सकती है आपकी क्रेडिट अवेलेबिलिटी को डिक्रीज कर सकती है और इंक्रीज द क्रेडिट कॉस्ट। फाइन, नेक्स्ट न्यूज़ है assessment of states and union territories based on implementation of business reports action plan for 2020 डिक्लेयर। तो इकोनॉमी में देखो सिंपल बात क्या है, अब बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान वो तो हर एक के लिए बिजनेस रिफॉर्म्स आए हैं, तो जो हम स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज को रैंक करें कि कौन उसको इतना इंप्लीमेंट कर रही है, ठीक है। तो अभी क्या है, ये डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड ने 2014 से ये काम कर रही है, इसको बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान को रिलीज़ करती है, सो दैट हम अपनी अक्रॉस द कंट्रीज ऑन डूइंग बिजनेस को और ज़्यादा अच्छा कर सकें, ठीक है। इसके अंदर 15 बिजनेस रेगुलेटरी एरियाज़ हैं, जैसे कौन सी स्टेट ने कितना काम ईजी कर रखा है, सच एज एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन, सिंगल विंडो सिस्टम, लेबर एनवायरनमेंट, सेक्टोरल रिफॉर्म। तो सेक्टोरल रिफॉर्म्स को इंट्रोड्यूस किया था पहली बार इस रिपोर्ट में 2020 में, जहाँ पे 72 रिफॉर्म्स को आइडेंटिफाई किया था अक्रॉस 9 सेक्टर। इसके अंदर हम स्टेट्स को ऑफकोर्स टॉप अचीवर्स, एस्पायर, एमर्जिंग बिजनेस इकोसिस्टम 4 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, ठीक है। अब टॉप अचीवर में कौन कौन है, एज यूजल आंध्र प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटका, पंजाब, तमिलनाडु एंड तेलंगाना इसको टॉप अचीवर्स में मिले हैं, ठीक है। सिग्निफिकेंस क्या है, ऑफकोर्स अगर जितने अच्छा बिजनेस रिफॉर्म्स लेके आओगे तो हमारी लर्निंग का कल्चर अच्छा होगा, हम इन्वेस्टर फ्रेंडली को सिस्टम क्रिएट कर सकते हैं और बिजनेस फ्रेंडली क्लाइमेट अपना बना सकते हैं अपने स्टेट और यूनिटेरिटीज़ में। आप देखना हमारा यूथ अभी भी क्या है, जॉब्स के पीछे भागता है, सर्विस के पीछे। आप खुद देख लो, आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, इट मीन आप भी सर्विस के पीछे ही भाग रहे हो ना,
है ना। यू आर नॉट मतलब बिजनेस माइंड होना क्या होता है कि आप यू आर द ओनर ऑफ योर सेल्फ, ठीक है। हर रिस्क होता है, नो डाउट, ठीक है। इन्वेस्टमेंट चाहिए होता है, मैनी थिंग्स आर देयर, बट गवर्नमेंट की काफ़ी स्कीम्स होती हैं, ठीक है। तो हमें क्या करना है कि हमें बिजनेस फ्रेंडली क्लाइमेट, देखो जितना बिजनेस आप करोगे तो हमारा इंडिया का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ऊपर होगा, और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ऊपर होगा तो इंडिया खुद ही ऊपर होगा, ठीक है। तो ये बात है। इसके अलावा हमारा जो एग्जिस्टिंग रेगुलेशन है उनको स्ट्रीमलाइन करना है, और जो अननेसेसरी रिक्वायरमेंट्स है उसको एलिमिनेट करना है। इसके अलावा ये जो एक्सरसाइज है वो कैरिड आउट होती है ऑन द एनुअल असेसमेंट, जो कि वर्ल्ड बैंक के द्वारा की जाती है फॉर इट्स डूइंग बिजनेस रिपोर्ट, ठीक है। एक होती है ईज ऑन डूइंग बिजनेस रिपोर्ट, ये है डूइंग बिजनेस रिपोर्ट। 2021 में वर्ल्ड बैंक ने डिसाइड किया था कि DBR रिपोर्ट को डिसकंटिन्यू करेगी आफ्टर अ रिव्यू ऑफ डाटा इरेगुलेटरीज फाउंड इन 2018 एंड 2020 रिपोर्ट। नेक्स्ट न्यूज़ है 5 years ऑफ GST ऑफ कोर्स 1 जुलाई 2017 को लॉन्च हुआ था। क्या है पता ही होगा, कॉम्प्रिहेंसिव मल्टी स्टेट डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है जो इंट्रोड्यूस हुआ था 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू फॉर वन नेशन वन टैक्स वन मार्केट डिजाइन। पहली बार इसको डिस्कस किया था 2003-4 में कलका टास्क फोर्स रिपोर्ट में, ठीक है। अचीवमेंट क्या है, ऑफकोर्स हमारा टैक्स बेस बढ़ गया है, ठीक है। पहले 2017 में 63.9 लाख लोग टैक्स पे करते थे, अब 1.38 करोड़ लोग टैक्स पे करते हैं। मंथली जो एवरेज कलेक्शन है वो भी बढ़ गई है। 2021-22 में देखा कि हम एक महीने में 1.24 लाख करोड़ पैसा कलेक्ट कर लेते हैं। GST काउंसिल के थ्रू इकोनॉमिक फेडरलिज्म भी बढ़ा है, मतलब कि डिफरेंट स्टेट्स के साथ अच्छा कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की भावना बढ़ी है, ठीक है। और के ईजी अप्लायंस है, टैक्स रेट्स की यूनिफॉर्मिटी रहती है, ये नहीं कि कोई स्टेट अपने हिसाब से टैक्स लगा रही है, कहीं कम है कहीं ज़्यादा है। कास्केडिंग टैक्स इफेक्ट रिमूवल हो गया, क्योंकि पहले वेरियस टैक्सेस थे जिसको इसने सबसम कर लिया था, और लॉजिस्टिक कॉस्ट भी रिड्यूस होगी। कंसर्न क्या है, मल्टीपल स्लैब है, मतलब कहीं पे बहुत ज़्यादा लगता है, 18% भी लगता है, कहीं 28% भी लगता है। GST कंपेंसेशन कितना देना चाहिए स्टेट्स को, वो अभी तक उस पर भी क्लैरिटी नहीं है, क्योंकि 5 साल बंद खत्म हो गया है, ठीक है। अनइक्वल वोटिंग स्ट्रक्चर है GST काउंसिल में। कुछ आइटम्स हैं जो अभी भी GST रिजाइम से बाहर हैं, जैसे पेट्रोल एंड डीजल, फिर भी उसके प्राइस इतने हाई हैं। और चैलेंजेस क्या फेस कर रहे हैं, कम्बरसम फाइलिंग स्ट्रक्चर, फेक इन्वॉइसिंग, ठीक है। नेक्स्ट है UN हैबिटेट लॉन्चेस द वर्ल्ड सिटीज़ रिपोर्ट 2022। अभी क्या है इसके अंदर क्या ये रिपोर्ट ये बताएगी कि जो सिटीज़ का जो फ्यूचर है उस पर प्रॉपर क्लैरिटी देगी बेस्ड ऑन एग्जिस्टिंग ट्रेंड, चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटी। वर्ल्ड सिटीज़ मतलब हमारी वर्ल्ड की सिटीज़ कैसी होने वाली, कितना अच्छा उनका इंफ्रास्ट्रक्चर है, कितनी अच्छी वहाँ की एक्सेसिबिलिटी है, कितनी अच्छी वहाँ पर फैसिलिटीज़ है, ठीक है। तो फाइंडिंग क्या है, कंटिन्यू अर्बनाइजेशन हो रहा है, लोग मतलब ज़्यादा अर्बन एरियाज़ की वजह जा रहे हैं, जिसकी वजह से 2050 तक 68% लोग अर्बन एरिया में रहने लगेंगे, जो 2021 में 56% है। अर्बन पॉपुलेशन जो इंडिया की है वो 2035 तक 675 मिलियन पहुंच जाएगी, जो 2020 में 483 मिलियन है। नेक्स्ट ओनली टू चाइना, जिसमें अभी अर्बन एरियाज में 1.05 बिलियन लोग रहते हैं। अगर हम अर्बन पावर्टी और इनइक्वालिटी की बात करें तो इनको टैकल करना बहुत इंपॉर्टेंट एक प्रायोरिटी है, अगर हमें एक इंक्लूसिव और इक्विटेबल अर्बन बनाना है अपने आप को, सिटीज़ को, ठीक है। इंडिया में ये जो इनइक्वालिटीज़ है वो सबसे ज़्यादा मुंबई में है, जहाँ पे ओवर क्राउडेड स्लम्स हैं। सिटी स्पेशली जहाँ पे क्लाइमेट बहुत ज़्यादा वार्म है, या फिर जहाँ पे फ्लड ज़्यादा आती रहे, जैसे लो लाइन कोस्टल एरियाज़ हो गए, वो थ्रेट्स ज़्यादा फेस करें ड्यू टू द रिस्क एंड द इम्पैक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज एंड एक्सट्रीम वेदर इवेंट। इंडिया में जो क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट है वो सबसे ज़्यादा आप देख सकते हो थ्रू इंक्रीज हीट वेव्स इन दिल्ली। सिग्निफिकेंट डिक्लाइन हो रहा है इन द लेवल ऑफ एयरबोर्न पोल्यूटेंट स्पेशली डेवलपिंग कंट्रीज में ड्यूरिंग लॉक टाइम, जो कि अच्छी बात है, ठीक है। हम फोकस करना है स्पेशल इकोनॉमिक एंड सोशल डायमेंशन ऑफ सिटीज़ पे, सो दैट हम सस्टेनेबल और इक्विटेबल अर्बन फ्यूचर को बना सकें, ठीक है। अब UN ह्यूमन सेटलमेंट प्रोग्राम्स क्या है, UN हैबिटेट बोलते हैं, UN की एजेंसी फॉर ह्यूमन सेटलमेंट। ये UN जनरल असेंबली के द्वारा मैंडेट की गई थी 1978 में, कि किस तरह से हम अपने सस्टेनेबल टाउन एंड सिटीज़ को बना सकते हैं सोशली एंड एनवायरमेंटली, सो दैट हम हर एक लोगों को शेल्टर प्रोवाइड कर सकें, ठीक है। हैबिटेट का मतलब क्या है, बंदा रह न सके चाहे वो कोई भी हो, ठीक है। अर्बन पॉलिसी मेजर्स किस किस पे होती है, अफोर्डेबल हो और आपकी हाउसिंग हो, ठीक है, बेसिक सर्विसेज आपको वहाँ मिल रही हो, प्लानिंग मैनेजमेंट वहाँ पे अच्छा हो, स्लम अपग्रेडिंग हो, ये ना हो कि वहाँ पे कीचड़ हो, ठीक है, सिक्योरिटी हो वहाँ पे, स्लम प्रिवेंशन, ये नहीं कि वहाँ पे कुछ भी थोड़ा बहुत डिजास्टर मतलब कि बारिश आ रही तो वो स्लम एरिया में कन्वर्ट हो जाए, लैंड यूज़ के रेगुलेशंस हो, लैंड रेगुलराइजेशन हो, लैंड बेस्ड फाइनेंसिंग हो, ठीक है। अब इसके अंदर कुछ सेस नेक्सस है फॉर इंक्लूसिव सिस्टम, मतलब एक स्पेशल इंक्लूजन, मतलब कि हमें क्या करना है, हर बंदे को अफोर्डेबल लैंड हाउसिंग सर्विसेज प्रोवाइड करनी है। सोशल इंक्लूजन मतलब कि उनका इम्प्रूव करना है, ठीक है, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इंक्लूड करना है गवर्नेंस में। इकोनॉमिक
नाम से समझ में आ रहा है, उनको हम और अपॉर्चुनिटी दे सकें कि वो इकोनॉमिकली स्ट्रेन बन सकें। ठीक है, राइट्स एंड पार्टिसिपेशन क्या है? अर्बन पुअर ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट करना, अर्बन डेवलपमेंट करना, पार्टिसिपेटरी प्लानिंग मतलब लोगों को ज़्यादा पार्टिसिपेट करना अर्बन प्लानिंग में। ठीक है, राइट बेस्ड अप्रोचेज। अपॉर्चुनिटीज़ क्या है? इम्प्रूव स्पेशल असेस टू जॉब्स, स्किल्स बिल्ड करना, असेस टू एजुकेशन, असेस टू फाइनेंस। ठीक है, अब ये फाइनेंस होगा, एजुकेशन होगा, स्किल होगा, तो इससे होगा सोशल और इकोनॉमिक दोनों इंक्लूजन हो रहे हैं। ठीक है, स्ट्रेंथनिंग अर्बन इकोनॉमिक रेजिलियंस, प्रो पुअर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। फाइन, अब हमारी छोटी छोटी न्यूज़ है, हम पढ़ लेते हैं। इंडिया एक्सटर्नल डेप्ट राइजेज। इंडिया का जो एक्सटर्नल डेप्ट है वो मार्च एंड 2022 में देखें तो वो $620.7 बिलियन तक पहुंच चुका है, जो देखा जा रहा है कि पिछले साल से $47.1 बिलियन ज़्यादा है एज पर डाटा ऑफ आरबीआई। यूएस का जो डॉलर डेनोमिनेटेड डेप्ट है वो अभी तक लार्जेस्ट कंपोनेंट है इंडिया का एक्सटर्नल डेप्ट में। ठीक है, तो क्या एक्सटर्नल डेप्ट का मतलब क्या होता है? वो जो इंडिया अपनी कंट्री से बाहर से बोरो करती है। ठीक है, और वो इंडिया को वापस पैक करना होता है, इन विच इट इज़ बोर्ड, मतलब अगर वो उसने डॉलर में खरीदा है, डॉलर में लिया, तो डॉलर में ही वो वापस करेगी। ठीक है, ये आप फॉरेन कमर्शियल बैंक से ले सकते हो, इंटरनेशनल फाइनेंस इंस्टीट्यूशन से ले सकते हो, जैसे IMF हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, या फॉरेन गवर्नमेंट से भी ले सकते हो। ठीक है, और सबसे ज़्यादा कौन सा डॉलर में हमारे पास पैसा है, वो ही हमारा सबसे ज़्यादा अभी कर्जे में है। नेक्स्ट है मार्केट्स इन क्रिप्टो असेट। यूरोपियन यूनियन ने अभी एक रूल्स पे एग्री किया है, जिसे मीका रूल भी बोला गया, फॉर रेगुलेटिंग द क्रिप्टो करेंसी इंडस्ट्री। यूरोपियन यूनियन की जो क्रिप्टो रूल्स हैं, इट विल इंश्योर अ हार्मोनाइज्ड मार्केट, एक लीगल सर्टेनिटी प्रोवाइड करेगी क्रिप्टो इंश्योर्स को, अगर कोई क्रिप्टो में इन्वेस्ट करता है। ठीक है, एक लेवल प्लेइंग फील्ड प्रोवाइड करेगा फॉर सर्विस प्रोवाइडर एंड इंश्योर हाई स्टैंडर्ड फॉर कंज्यूमर प्रोटेक्शन। इन रेगुलेशंस के अंडर किया है, जो भी ब्रोकर्स हैं या एक्सचेंजेस हो रहे हैं, जो भी क्रिप्टो करेंसीज हैं, उनको स्ट्रिक्ट रूल्स फेस करने होंगे सो दैट कंज्यूमर्स को हम प्रोटेक्ट कर सकें। इसके अलावा कुछ एनवायरमेंटल कंसर्न्स को भी एड्रेस करेंगी जो क्रिप्टो को सराउंड करते हैं, सो दैट जहाँ अगर एनर्जी कंजप्शन हो रहा है तो उनको वो डिस्क्लोज करना होगा, विद फर्म्स फोर्स टू डिस्क्लोज देयर एनर्जी कंजप्शन एज वेल। फाइन, नेक्स्ट न्यूज़ है कैस्पियन समिट। 6th कैस्पियन समिट हुई अभी अश्खबाद तुर्कमेनिस्तान में। समिट में कौन कौन थे? रशिया, अजरबैजान, ईरान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, जो भी कंट्रीज कैस्पियन सी को बॉर्डर करती हैं, जिन्होंने डिस्कस किए कि इश्यूज ऑफ कोऑपरेशन इन द कास्पियन सी। कास्पियन सी वर्ल्ड का लार्जेस्ट इनलैंड बॉडी ऑफ वाटर है, वर्ल्ड का लार्जेस्ट सॉल्ट से एक लेक है, वेरी इंपॉर्टेंट। ये लाई करता है ईस्ट ऑफ कॉकेसस माउंटेन एंड टू वेस्ट ऑफ वास्ट टीप ऑफ सेंट्रल एशिया। नेक्स्ट है टेक होम राशन प्रोग्राम। अभी के नीति आयोग और वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने एक टेक होम राशन रिलीज़ किया, जो कि गुड प्रैक्टिसेस अराउंड द स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी बोर्ड। इसके अंदर क्या होगा? नंबर ऑफ स्टेप्स होंगे। इस जो टेक होम राशन का जो प्रोग्राम है, इसके अंदर वैल्यू चेन में नंबर ऑफ स्टेप्स होंगे। ये सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन प्रोग्राम का पार्ट है ऑफ इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज, जिसके अंदर हम क्या करेंगे, जो बच्चे 6 से 36 मंथ्स के हैं, जो उनको नीड चाहिए, न्यूट्रिशनल नीड्स चाहिए, या फिर जो प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग वुमेन हैं, उनको हम सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। SNB में अंदर क्या होगा, दैट इज सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन प्रोग्राम के अंदर कहेंगे हम नियर अबाउट 9 करोड़ बेनिफिशियरी जो कि रजिस्टर्ड है आंगनवाड़ी सेंटर्स पे थ्रू 2 मोडलिटीज, उनको हम प्रोवाइड करेंगे क्या? हॉट कुक्ड मील एंड THR, दैट इज़ अ टेक होम राशन। फाइन, तो अब ये वैल्यू चेन कैसी है? पहले वो कुछ चीज़ खरीदेंगे, फूड की प्रोडक्शन होगी, सप्लाई चेन मैनेजमेंट होगी, प्रोडक्ट फॉर्मुलेशन होगा, क्वालिटी कंट्रोल होगा, मतलब जो प्रोडक्ट बना है उसकी क्वालिटी क्या है, पैकेजिंग होगा, मॉनिटरिंग होगी, और SBCC। ठीक है, नेक्स्ट है वृतिका रिसर्च इंटर्नशिप। अब वृतिका क्या है? इट इज़ अ कॉल फॉर इनिशिएशन एंड प्रैक्टिस इन साइंस ट्रेनिंग एंड स्किल इंटर्नशिप। इसका एम क्या है कि हमें जो PG स्टूडेंट्स हैं, जो भी पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं, उनको हम अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेंगे फ्रॉम कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटी, कि उनको रिसर्च स्किल डेवलपमेंट एक्सपीरियंस एक्सपोज कर सके, रिसर्च में वो अपने आप को ज़्यादा लेके जा सके। ये इंटर्नशिप फैसिलिटेट की जाएगी कुछ ऑर्गेनाइजेशंस या इंस्टीट्यूशन लैबोरेटरीज के द्वारा, जैसे IITs होगी, ISC, IICRs, NITs, CSIR, ICR, ICMR। ठीक है, तो ये पता ही होंगे मेरे हिसाब से, IITs इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। ठीक है, NIT नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, CSI काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, ICR इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। ठीक है, स्पॉन्सर्ड किया जाएगा SCRB के द्वारा, जो कि एक डिपार्टमेंट है साइंस एंड टेक्नोलॉजी का। ठीक है, साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड। नेक्स्ट है एंथ्रैक्स। एंथ्रैक्स को भी डिटेक्ट किया है कहाँ पे? इन द वाइल्ड बोर्स इन द एथ्रेपली फॉरेस्ट रिजर्व इन द त्रिशूल केरला। ठीक है, एक जूनोटिक डिजीज़ है जो कि हर्बीवोर्स में होती है, एक बैक्टीरिया के थ्रू होती है, जिसका नाम है बैक्टीरियस एंथ्रेसिस। ह्यूमंस में ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली स्प्रेड हो सकती है फ्रॉम इन्फेक्टेड एनिमल। ठीक है, या फिर अगर वो किसी भी कंटेमिनेटेड या इन्फेक्टेड एनिमल प्रोडक्ट से एक्सपोज हुए। ठीक है, ह्यूमन में जो एंथ्रैक्स है वो जनरली मतलब कॉन्टेजिनस, मतलब
एक दूसरे से नहीं फैलता है, इट इज़ नॉट कम्युनिकेटेड। ऑल दो कुछ रिकॉर्ड भी मिले हैं जहाँ पे पर्सन टू पर्सन ट्रांसमिशन होता है, ये प्रिवेंट हो सकता है थ्रू वैक्सीनेशन। लास्ट न्यूज़ है प्लान्ड ऑब्सोलेंस। ये बिजनेस स्ट्रेटेजी जिसमें क्या होगा, कुछ भी अनफैशनेबल है, जो अब कोई भी प्रोडक्ट ऐसा जो अभी नो लॉन्गर यूज़ में नहीं है, उसको प्लान किया जाएगा और उसको उस वे में बनाया जाएगा सो दैट वो यूज़ में आ सके। ठीक है, ये दिस इज़ डन सो दैट इन फ्यूचर कंज्यूमर फील्स आर नीड टू परचेज न्यू प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज दैट द मैन्युफैक्चरर ब्रिंग्स आउट एज अ रिप्लेसमेंट फॉर द ओल्ड वंस। ठीक है, तो गाइज यहाँ पे हमारे डेली करंट अफेयर्स कंप्लीट होते हैं जो 1 जुलाई के। अगर आपको अच्छी लगे वीडियो तो लाइक करना, कोई डाउट हो कमेंट करना। तब तक बाय, टाटा।